आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ के जो इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स होते हैं। नया मंथ स्टार्ट हो गया तो इसकी नई प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल के ऊपर। हर मंथ की डेली न्यूज़ की सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, हर मंथ की और हर विजन की और इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट हैं। आप लोग चैनल के ऊपर जाकर देख लेना। और हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, फाइनलाइज़ किया था कि प्रीलिम स्पेसिफिक का सेक्शन होता है इसको हम लोग डेली कवर नहीं करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, बल्कि मंथ के एंड में जो मंथली कंपाइलेशन आती है उसमें सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं, 100, 150, 200 करके। तो उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, एक या दो में, एक दो दो घंटे की वीडियो बनेगी। तो वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए रिवाइज़ करना भी, रादर देन थोड़ा करके करना, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं। देखो, हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग इसको अभी नहीं करेंगे, आज इन्होंने 8 टॉपिक्स दे दिए। बट नेवर माइंड, हम लोग ये कवर ज़रूर करेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। करंट अफेयर में कभी भी ये मत सोचना कि एक दो दिन का आगे पीछे हो रहा है तो आप लोगों को लगे कि ये चीज़ कवर नहीं हो पा रही। करंट अफेयर्स में डेट स्पेसिफिक नहीं है, कंटेंट मोर स्पेसिफिक है। तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये वाली न्यूज़ किस डेट को आई थी, आपसे ये पूछा जाएगा ये क्या है और ये कब किसका क्या काम आती है ये चीज़। ऐसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। जो लोग नए इस चैनल पर उनको बता देता हूँ, इसकी PDF आप लोग डायरेक्ट इनसाइट की ही वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। और इनसाइट की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लस में हम लोग बता दें कि हम लोग एक दिन डिले करके न्यूज़ पोस्ट करते हैं, यानी कि 1 जून की जो न्यूज़ वेबसाइट पे आती है वो इवनिंग में शाम को आती है, 6 से 7 के बीच ये लोग अपडेट करते हैं। मैं उसको शाम को, रात को कुछ बनाता हूँ, कुछ पार्ट सुबह एडिट करता हूँ। तो नेक्स्ट डे 1 जून की जो न्यूज़ है वो 2 जून को आपको मिलेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप उसको 2 जून को मत देखें, आप उसको 3 जून को वॉच करें। रीज़न क्या होता है मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता है इसका बेनिफिट क्या होता है। अभी मैं एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ करंट अफेयर्स की, उसमें सारी सीक्वेंस का रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैं इनको आगे पीछे पढ़ने के लिए बोलता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। दूसरा, PM केयर्स फंड नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI। और 23rd एडिशनल MFP आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन MSP लिस्ट। लोकस्ट कंट्रोल और एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट। केरला गवर्नमेंट इशूज़ डेटा सिक्योरिटी गाइडलाइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाई कोर्ट्स। मैं आप लोगों को पहले कहानी बता देता हूँ। देखो, भारत के अंदर हुआ क्या था ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, इन्फोर्स किया जा रहा था स्लोली, तो बात ये उठी थी कि हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में हर जगह पर इंग्लिश को हटा देंगे बिल्कुल। हम अंग्रेजों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने की बात सोच रहे थे कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज को रखेंगे ऑफिशियल डेटा के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात चल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है कि साउथ इंडिया से कुछ प्रोटेस्ट होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो भाई, आप लोग हिंदी को यूज़ करोगे, हिंदी के लिए हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, बट इंग्लिश इज़ समथिंग वी आर कंफर्टेबल विद, बिकॉज वी इंग्लिश इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड मोस्टली एक्सेप्टेड है। ठीक है ना। और देखो, इंग्लिश इज़ नॉट द वर्ल्ड वाइड मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड मैंड्रिन विच इज़ चाइनीज़ इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश जो है ना वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, इनकी इतनी सारी कॉलोनीज़ थी, 54 के आसपास इन्होंने कॉमनवेल्थ कॉलोनीज़ बना रखी हैं उस कारण। तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग जो हैं साउथ इंडियन वालों ने बोला कि हम लोग इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो कुछ 15 ईयर्स के बाद, आई थिंक 1965 के अंदर ये डिसाइड होगा कि ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस गवर्न सेंट्रल लेवल के ऊपर, सेंट्रल लेवल पे हिंदी और इंग्लिश रहेंगी। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस का कोटा और बढ़ाया। टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आज की डेट के अंदर। ये सारी की सारी 8th शेड्यूल के अंडर फॉल करती हैं। ठीक है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये आया था। इसमें हम लोगों ने पहले 18 हुआ करती थी, 18+4 न्यू लैंग्वेजेस ऐड कर दी थी हम लोगों ने, तब जाके टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई थी। वो 4 लैंग्वेजेस कौन सी थी, क्वेश्चंस प्रीलिम्स वगैरह में डिफरेंट मेथड में पूछा जा चुका है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। बोडो, ठीक है, डोगरी, DOGRI, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथल। ये 4 लास्टली एडेड लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अभी क्या कहानी चल रही है इसके अंदर, अभी बात ये चल रही है कि एक नोटिफिकेशन आई थी, हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज नोटिफिकेशन 2022 का एक अमेंडमेंट हुआ था एक्ट के अंदर। उन्होंने ये बोला था कि भैया जो हिंदी को ना सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे लोअर कोर्ट्स के अंदर, स्टेट के अंदर, लोअर कोर्ट्स के अंदर। सोल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का ही यूज़ होगा इसके अंदर, कोर्ट्स के अंदर। ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ लॉयर्स ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि भैया हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस कोर्ट की हरियाणा की मत बनाओ। उसका कुछ उन्होंने रीज़न दिए हैं, वो क्या रीज़न दिए हम लोग जानते हैं।
उन्होंने बोला कि भैया कि इंग्लिश जो है ना ये वाइडली यूज़ की जाती है एडवोकेट्स के द्वारा और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, लोअर कोर्ट्स के अंदर, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आप हिंदी को सोल लैंग्वेज बनाते हो ना तो उसका एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगा उन लॉयर्स के बीच जो इसमें फ्लुएंट है और उन लॉयर्स के बीच जो इसमें फ्लुएंट नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट किया है ना, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट होता है ना इक्वलिटी का और फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन ऑफ चॉइस, डिग्निटी और लाइवलीहुड, इसको वॉयलेट करता है आपका ये अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भैया आर्टिकल 348 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि सारी प्रोसीडिंग्स जो होगी ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी अगर अनटिल और अनलेस पार्लियामेंट कोई नया कानून बनाकर उसमें दूसरी लैंग्वेज की बात ना करे। उसी के अंदर 348 का जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि गवर्नर जो है स्टेट के वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद ऑथराइज़ कर सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को आपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए स्टेट में यूज़ करना है या नहीं करना है। और जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना हाई कोर्ट की, उनकी प्रिंसिपल सीट के अंदर, प्रिंसिपल सीट मतलब होता है वो हाई कोर्ट जिस लोकेशन पे है, यानी कि दो स्टेट से कभी कभी सिंगल हाई कोर्ट भी होते हैं ना, तो जो उसकी प्रिंसिपल स्टेट होती है वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उस स्टेट के लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हैं गवर्नर के परमिशन के बाद। लेकिन उसके बाद भी जो डिक्री यानी कि जो ऑफिशियल ऑर्डर होंगे, जजमेंट होंगे, वो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पास करने होंगे। प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो उस लैंग्वेज में परमिशन मिलने के बाद, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर होंगे वो आपको इंग्लिश में ही पास ऑन करने होंगे। सेक्शन 7 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का है। ये कहता है कि जो यूज़ ऑफ हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज है ना इन स्टेट इज एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज में बी ऑथराइज। इंग्लिश के अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट की वो ऑथराइज की जा सकती है। अच्छा, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट चाहे तो अपनी कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, लॉ पास करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो 22 लैंग्वेज के अंदर ही होनी चाहिए उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। 22 के अलावा भी कोई उनकी लैंग्वेज है उसको भी वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट के लेवल पे बना सकते हैं, ठीक है। जो प्रोविज़न है ना ऑप्शनल यूज़ करने का हिंदी को प्रोसीडिंग्स में, ये ऑलरेडी 4 कोर्ट्स में है, जो कि राजस्थान के हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। वो पूछ रहा है कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिनमें ऑफिशियल यूज़ होता है हिंदी का। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा ऊपर राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार। 8 शेड्यूल क्या है? 8 शेड्यूल के अंदर हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशनड है। आर्टिकल 348 क्या बोलता है? बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स के बाद फाइनल ऑर्डर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। गवर्नर की पावर किस में आती है कि वो हिंदी को हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज़ कराए? आर्टिकल 348 का क्लॉज 2 में। हु कैन ऐड और रिमूव लैंग्वेजेस फ्रॉम 8 शेड्यूल? पार्लियामेंट कैन ऐड और रिमूव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम केयर्स फंड इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। देखो, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ ना, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 टाइप के जो फंड्स होते हैं ना वो कौन से होते हैं, उसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारे 3 टाइप के ना फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। पहला फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये आर्टिकल 266 क्लोज 1 में आता है। दूसरा आता है कंटिजेंसी फंड, ये 267 क्लोज 1 में आता है। और फिर होता है पब्लिक अकाउंट, ये 266 क्लोज 2 में आता है। इनकम यानी कि कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से और नॉन टैक्स रिवेन्यू का होता है। कंटिजेंसी के अंदर ये फिक्स होते हैं 500 करोड़ रुपए, इसको इमरजेंसी मनी भी बोल सकते हो आप। पब्लिक अकाउंट के अंदर, पब्लिक अकाउंट में वो सारा पैसा जो कि टैक्स और नॉन टैक्स यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आया, बचा कुछ जो भी पैसा होता है वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट के अंदर काउंट किया जाता है। एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के होते हैं ना वो कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं, ठीक है। ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर यानी कि इमरजेंसी पड़ गई, कभी किसी चीज़ जगह पर पैसा कम पड़ गया, तो ये वाला जो पैसा होता है कंटिजेंसी फंड का, ये प्रेसिडेंट के अंडर होता है, ठीक है। और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, वो इसको हैंडल करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर, ठीक है। तो अनफोर्सिन इमरजेंसी वगैरह के अंदर इस मनी को हम यूज़ कर सकते हैं। और पब्लिक मनी अदर देन दोज अंडर कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि इस कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जो भी पैसा बच जाता है ना उस पर अगर एक्सपेंडिचर करना होता है तो वो पब्लिक अकाउंट से किया जाता है। तो इस अकाउंट से अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की वो चाहिए, अप्रूवल चाहिए होता है। इसमें रिक्वायर होता है कि आप यूज़ कर लो पहले पैसा, फिर बाद में आप अप्रूवल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स में जो पैसा होता है उसमें आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। आर्टिकल मैंने आपको उसके बताई दिए हैं, तो अब आपको तीनों टाइप के समझ में आ गए। अब हम आगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा समझना कि हम लोग पब्लिक अकाउंट की बात कर रहे थे, कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहे थे, कंटिजेंसी फंड की बात कर रहे थे। कितना ध्यान रहे, सरकार के जो मेजर खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है जब भी खर्चा करना होता है। पब्लिक अकाउंट में इसके अलावा होता है, उसमें कोई परमिशन भी नहीं चाहिए होती है। ये इनके आर्टिकल नंबर हो गए। कंटिजेंसी फंड हमारा इमरजेंसी फंड होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है, 500 करोड़ इसमें फिक्स्ड अमाउंट होता है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसको होल्ड करके रखते हैं, उनके साइन वगैरह से होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर वो होल्ड करते हैं, ध्यान रहे।
अब हम लोग देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने एक पीएम केयर फंड्स के अनाउंसमेंट की थी। तो उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप लोग डोनेट कीजिए एज इंडिविजुअल और एज ऑर्गेनाइजेशंस। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ 10,000 करोड़ के आसपास उसमें पैसा आ चुका है। फर्स्ट वीक में उसके पास उसमें कुछ 6500 करोड़ के आसपास पैसा आ गया था। तो ये स्टेट किया जा रहा है कि पीएम केयर फंड जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज एच राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया था उसके अंडर। तो यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने बोला है कि भैया वो इस अकाउंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज यानी कि नहीं पब्लिकली नोन नहीं करेंगे। जो भी आप आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन फाइल करोगे तो ये अकाउंट बिल्कुल ही सीक्रेसी में है, ये आप इसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है आरटीआई के मुताबिक अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज एच होता है जो आरटीआई एक्ट का, वो बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी वो होती है जो भी कोई अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट हो या फिर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर कोई नोटिफिकेशन इशू की गई हो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप पब्लिक अथॉरिटी बोलते हो अंडर आरटीआई। जो डेफिनेशन है पब्लिक अथॉरिटी की इसमें ये भी होता है कि वो बॉडीज़ ओन्ड या फिर कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है सरकार या फिर कोई एनजीओ जिसमें सब्सटेंशियली सरकार ने फाइनेंस किया हुआ या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार ने किसी जगह पर फंड किया हुआ, वो सारी की सारी भी पब्लिक अथॉरिटी में आ जाती हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस मूव की? देखो एक ट्रस्ट जिसको 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स रन कर रहे हैं अपने एक्स ऑफिशियो कैपेसिटीज़ के अंदर और वो डिनाई करते हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो ये बिग ब्लो टू द ट्रांसपेरेंसी है और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं हमारे, वो हैं तो वाइस प्रेसिडेंट लेकिन वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके हैं, राज्यसभा की, यानी कि वो एक एडिशनल ऑफिस संभाल रहे होते हैं राज्यसभा के अलावा, लेकिन उनका जो मेन चार्ज है वो वाइस प्रेसिडेंट का है। तो ऐसे 4 मिनिस्टर जो एक ट्रस्ट का पार्ट हैं लेकिन वो क्या कहते हैं उसको हाइड कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि अभी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी को हाइड करने वाली बात है। ये जो नेम है ना, कंपोजिशन ऑफ द ट्रस्ट, कंट्रोल, यूजेज ऑफ एम्बलम, सरकारी का डोमेन यूज़ करना, हर एक चीज़ सिग्निफाई करती है कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी है। बस सिंपल रूलिंग दैट सिंपली कह देना कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और डिनाई कर देना आरटीआई एक्ट को, कि गवर्नमेंट ने एक सीक्रेसी की वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी है पीएम केयर्स के फंड। पीएम केयर फंड क्या है मैंने आपको बता दिया, 28 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी इमरजेंसी आएगी डिस्ट्रेस के सिचुएशन में, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक वगैरह, ऐसे टाइम में इस अकाउंट से पैसा जो भी इस अकाउंट में पैसा इकट्ठा होगा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा, वो सारे के सारे को हम यूज़ कर लेंगे। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको एडमिनिस्टर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और इसके जो बाकी जो साथ में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, ये इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ होते हैं। इसको मॉनिटर क्यों किया जाना चाहिए? देखो भैया रिपोर्ट ये कहती है कि पीएम केयर फंड्स के अंदर अभी तक तो 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा आ चुका है और पहले वीक के अंदर ही यहाँ पर 6,500 करोड़ से के आसपास का पैसा आ चुका था। ये सारा पैसा जो है ये लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज और सेलिब्रिटीज़ के थ्रू आया है। गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है? गवर्नमेंट का आर्गूमेंट ये है कि भैया ये एक पब्लिक अकाउंट का जो स्टेटस आप इसको देने की बात कर रहे हैं, ये एक फंड बेस्ड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिविजुअल्स ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है और ये कैग की स्क्रूटनी के बियॉन्ड है। कैग क्या होता है? आर्टिकल 148 के अंदर हमारा कैग आता है। करंट जो हमारे कैग है उनका नाम राजीव महिर्षि जी हैं, वो आईएएस हैं, ठीक है। तो उनका काम होता है कि वो कोई भी अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ऑडिटिंग करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, सब सही से हुआ है नहीं। तो सरकार ने ये आर्गूमेंट दिया है कि भैया पीएम केयर फंड जो ना इसमें इंडिविजुअल और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हुए हैं, इसलिए कैग की जो स्क्रूटनी यानी कि जांच पड़ताल से बियॉन्ड है, वो इसमें जांच पड़ताल नहीं कर सकते। ज़रूरत क्या है अभी फ़िलहाल, नीड ऑफ द आर क्या हो सकती है? जो वेरी पर्पज़ है ना कि हैविंग अ पब्लिक अकाउंट्स अंडर आर्टिकल 266 क्लोज 2 एज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266(1) और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इट कवर्स रिसीट्स दैट डू नॉट फॉल आइदर इन ऑफ दीज टू फंड्स। ये पार्ट मैं आपको अभी भी समझा चुका हूँ इस आर्टिकल के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। सिमिलरली जो पीएम केयर फंड्स होते हैं वो कंफर्म करता है कि पब्लिक अकाउंट है और इतना जो बड़ा मनी कलेक्ट हुआ है ना, मैनिफेस्ट किया गया है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही किया गया है। तो ये अलाउ करता है कि कैग को इसे ऑडिट करना चाहिए और तभी एक ट्रांसपेरेंसी का एक स्टेप आगे की तरफ लिया जाएगा और तभी पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा इस फंड के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का क्या कहता है कि आर्टिकल 266 क्लोज सब क्लोज 2 जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि पब्लिक मनी जो कि रिसीव किया गया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि नॉट ऑन अकाउंट फ्रॉम टैक्सेस ड्यूटीज़ रिपेमेंट वगैरह से नहीं होता है, वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट में आएगा। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इस आर्टिकल के समझा दिया था। ये 266 सब क्लोज 2 जो होता है, ये 266 वैसे 267 समझा दिया है, पब्लिक अकाउंट समझा दिया। पीएम केयर फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है? पीएम करते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एग्जाम्प्ट किया गया है एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे भारत के ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी 22 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर आरटीआई एक्ट नहीं लगता, जैसे कि डीआरडीओ हो गया,
ठीक है। BRO हो गया, CISF, NSG हो गया, SSB हो गया, CRPF हो गया और IB हो गया, रॉ हो गया, BSF हो गया, नारकोटिक्स वगैरह हो गया। ये ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसी टोटल मिला के 22 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको RTI के बाहर रखा गया, क्योंकि इनमें बहुत कुछ सीक्रेसी का और नेशन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसलिए इन सबको आप RTI से इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 23 एडिशनल MFP आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द MSP लिस्ट। देखो MFP होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना, और MSP होता है मिनिमम सेल प्राइस, मिनिमम सर्विस प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे वैल्यू बहुत है लेकिन हम लोग जो मोस्टली कंसिडर करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो पहले MFP यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस समझते हैं ना, जंगल में जो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, तो ट्राइबल लोग जो होते हैं जंगल से कुछ चीज़ें इकट्ठी करके बेचते हैं, तो सरकार ने प्रोविज़न बना रखा है कि भैया आप लोग इकट्ठा करो और आप लोग सरकार को बेच दो, तो आपको पैसा मिल जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। और MSP हम लोग डिसाइड कर लेंगे, तो आपको इतना पैसा मिलना कंपलसरी हो जाएगा। प्राइवेट होगा तो ये होगा कि वो आपका सामान खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, 100 तरह के पंगे होते हैं। इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, TRIFED, ट्राइफेड, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं अपना जो ये, अच्छा इसमें नॉन टिम्बर प्रोड्यूस होता है। नॉन टिम्बर मतलब नॉन वुड वाली चीज़ें, जैसे कि पेड़ का बार्क हो गया, लीव्स से बनी हुई कोई चीज़ें हो गई, रूट्स वगैरह से कोई चीज़ें बनी होगी, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पहले इसके लिस्ट में ना 50 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, अब इन्होंने कहा कि 23 और एडिशनल यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान इनकी सेल वगैरह जो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप ऐसे इनके और आइटम्स ऐड करवा लोगे तो उससे क्या होगा कि इन लोगों की सेल बढ़ जाएगी और इन लोगों की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाएगी। तो उसमें क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, 1 तुलसी के सीड्स, 1 जीरा, मशरूम, ब्लैक राइस, जोहर राइस अमंग अदर्स। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर एक ज़माने के अंदर 1960-70s में 1 लाख के आसपास राइस की वैरायटीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज जब से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वगैरह आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आई थी, इंडिया के अंदर अभी करंटली 6000 के आसपास ही राइस की वैरायटीज़ रह चुकी हैं। एक ज़माने में 1,10,000 के आसपास हुआ करती थी इंडिया में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बोलते हैं 50 से 73 आइटम हो गए, क्योंकि 23 हम लोगों ने ऐड किए हैं। ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक हुआ जिसके कारण बहुत सारे इनको लॉस हुआ था, तो उसी के कारण जो ट्राइबल MFP गैदरर्स थे ना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर थे, इन सबको सपोर्ट मिल जाएगा इसी कारण। ये स्कीम क्या कहती है, व्हाट इज़ द स्कीम ऑल अबाउट? जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 2013 में अप्रूव किया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है? देखो 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है। स्पॉन्सर का मतलब ये हो रहा है कि केंद्रीय सरकार जो स्पॉन्सर कर रही है, वो गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है देखो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रन करना है, कुछ पैसा हम देंगे, ठीक है, कुछ पैसा आप दोगे, ठीक है, और आप इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करो। ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है कम्प्लीटली सेंटर ही रन करता है, इसमें स्टेट को कोई पैसा नहीं देना होता, लेकिन स्टेट उसमें उसको एनरोल करने में हेल्प कर सकता है, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है। ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये वाली जो स्कीम है ना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, और मार्केटिंग और नॉन नेशनलाइज नॉन मोनोपलाइज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, MFP के लिए। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MFP थ्रू MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनका फिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहेगी, इन लोगों को मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक मिनिमम MSP फिक्स कर देगी, ये वाली चीज़ इतने की बिकेगी, सबके लिए उतने की बिकेगी। ये एक मेजर है ताकि इनकी सोशल सेफ्टी जो है MFP गैदरर्स की, और प्राइमरीली जो ये मेंबर्स हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब के होते हैं, और मोस्ट ऑफ द इसमें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के होते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि अगर मैं इंडिया का मैप यूँ बनाता हूँ ना, ऐसे करके बनाता हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया ना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर नीचे केरला की तरफ तक, इतने एरिया को हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नक्सलाइट एरिया बहुत ज़्यादा है। 1967 की मैं अगर बात करूँ तो 1967 के जो UPA एक्ट आया था ना, तब से इंडिया ने जो भी ये नक्सलाइट्स वगैरह की जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस, जो टेरर फैलाती हैं, इन सबको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। 1967 में जितने भी ये नक्सलाइट्स होते हैं इन सबको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ट्राइबल एरियाज़ में कुछ लोग होते हैं, उन लोगों की सोशल सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए सरकार उनका एक MSP तैयार कर देती है। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये इंश्योर करता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको रेम्यूनरेटिव मिल जाए। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है पेइंग अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स टेकन फ्रॉम देम। जो भी प्रोड्यूस करते हैं, कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से, उसके ऑल्टरनेटिव उनको एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू मिल जाता है। एक ऐसा स्टैब्लिश कर देते हैं हम लोग सिस्टम जिससे कि उनको फेयर मॉनेटरी रिटर्न्स मिलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को,
ठीक है ना। और उनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह हर चीज़ की सस्टेनेबिलिटी के लिए और उनके रिसोर्स के बेस के लिए उनको एक शेयर मिलता है रेवेन्यू का फ्रॉम द सेल प्रोसीड विद कॉस्ट डिडक्टेड। ठीक है, जो भी रेवेन्यू उसका सेल वगैरह होता है ना, उसका एक शेयर उनको भी मिल जाता है, जो भी ट्राइबल एरिया वाले होते हैं, ड्वेलर्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएफपी की, एमएसपी के ऊपर परचेज करना ये स्टेट की एजेंसीज होती हैं, वो करती हैं। ठीक है, टू असर्टेन मार्केट प्राइस सर्विसेज जो होती है ना मार्केट कॉरेस्पॉन्डेंस की, वो अवेल कराई जाती हैं डेजिग्नेटेड एजेंसी के द्वारा, पर्टिकुलरली मेजर मार्केटिंग ट्रेडिंग जो होती है ना एमएफपी में, उसके थ्रू। ये स्कीम सपोर्ट करती है प्राइमरी वैल्यू एडिशन एज वेल एज प्रोवाइड करती है फ्री सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस वगैरह, ये सब सरकार का खर्चा होता है। तो स्कीम इतनी अच्छे से बनाई गई है कि इसका हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो होती है वो नोडल मिनिस्ट्री होती है। नोडल मिनिस्ट्री का मतलब है रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री, एग्जीक्यूट करने वाली मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है स्कीम को। जो एमएसपी होता है ना, ये डिटरमाइन करती है मिनिस्ट्री किसकी हेल्प से, ट्राइफेड की हेल्प से। ट्राइफेड मैंने आपको बता दिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमएफपी क्या होता है, सेक्शन 2 क्लोज 1 जो होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, वो डिफाइन करता है कि एमएफपी होते हैं सारे के सारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर मतलब होता है नॉन वुड वाले। ठीक है, और प्लांट ओरिजिन के होते हैं, इसमें बैम्बू हो गया, ब्रशवुड हो गया, स्टम्प, केन, कोकोन, हनी, वैक्स, लैक, तेंदू, केंदू, लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। डेफिनेशन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की इंक्लूड करती है बैम्बू और केन, इसलिए इसकी जो देखो एमएफपी के अंदर बैम्बू और केन आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंजिंग इनकी कैटेगराइजेशन बैम्बू और केन एज ट्रीज। इनकी ट्रीज़ की डेफिनेशन जो है ना वो कैटेगरी चेंज हो जाती है बैम्बू और केन की। कहाँ चेंज हुई थी ये, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये बाकी यूपीएससी के अलावा कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि क्या बैम्बू और केन जो है वो ट्री की कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन से एक्ट के थ्रू करते हैं, नहीं करते, क्या है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अभी डिसाइड कौन करता है कि प्रोडक्ट जो है वो एमएफपी के अंडर कवर होंगे या नहीं होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिसाइड करती है। कितने प्रोडक्ट्स हैं करंटली एमएफपी के अंदर, 50 पहले थे, 23 ऐड कर दिए, तो अभी टोटल हो गए 73 प्रोडक्ट्स एमएफपी के अंदर। परमिशन फॉर कलेक्शन ऑफ एमएफपी इनसाइड नेशनल पार्क्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये स्टेट एजेंसीज जो होती है वहाँ से मिलती है परमिशन। सेंट्रल स्पॉन्सर और सेंटर सेक्टर्स की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एमएसपी कौन डिसाइड करता है, ये एमएसपी डिसाइड करता है ट्राइफेड, मिनिस्ट्री जो ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होता है उसकी हेल्प से। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है लोकस्ट कंट्रोल। देखो जैसे पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 के पेंडेमिक में फंसा हुआ है, महामारी में फंसा हुआ है, उसी दौरान कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो लोकस्ट के भी अटैक से फंसी हुई हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये टॉपिक के बारे में जानेंगे। इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कोविड-19 के पेंडेमिक से ही, उसी के साथ हम लोगों ने एक नया चैलेंज फेस किया यहाँ पर रिसेंटली। इंडिया के कुछ पार्ट के अंदर हम लोगों ने इन्फेस्टेशन देखा है लोकस्ट का। लोकस्ट आपको समझ में आना चाहिए, एक टाइप ऑफ ग्रास होपर होता है, उसको हम हिंदी में टिड्डा भी बोलते हैं। ठीक है, टिड्डा फौज भी बोल सकते हैं। उसका इन्फेस्टेशन मतलब होता है कि जीवों का संक्रमण। ठीक है, एक इंसेक्ट होता है जो डिवोर करता है क्रॉप्स को और फॉलिएज को। क्रॉप का मतलब तो आप समझते होंगे फसल, फॉलिएज मतलब पत्तियाँ होती है, फसल की जो पत्तियाँ होती है ना, और डिवोर का मतलब तो लालच से खा जाना। ये बहुत लालच से इनको ख़त्म कर देते हैं ये। ऑफ्टन लिविंग डेवस्टेशन इन इट्स वेक, तो जब भी ये आते हैं तबाही मचा के ही जाते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है, हज़ारों सालों से ये लोकस्ट जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ सेड टू बी वर्स्ट अटैक इन 26 ईयर, पिछले 26 सालों में ये अब तक का सबसे वर्स्ट अटैक है। और ये जो स्पीशीज़ जो अटैक कर रही है ना उनका नाम है, वो डेजर्ट स्पीशीज़ है। इंडिया के बारे में एक और लोकस्ट जो बहुत पॉपुलर है वो है बॉम्बे लोकस्ट। इसके बारे में आप लोग ज़रा सर्च कीजिएगा, बॉम्बे लोकस्ट। सो व्हाट इज़ द अटैक ऑल अबाउट, एंड जो डेजर्ट लोकस्ट हैं वो क्या होते हैं। देखो जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं ना वो बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ ग्रास होपर से। नॉर्मली वो जीते हैं और ब्रीडिंग करते हैं सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन में, यानी कि जो सूखा एरिया होता है ना वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर उनकी ब्रीडिंग होती है। अंडे देने के लिए उनको बेयर ग्राउंड चाहिए होता है, जो कि रेयरली मिलता है एरियाज़ में जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है। वहाँ पर रेयरली मिलता है, डेंस वेजिटेशन वाले एरिया में जो बेयर ग्राउंड होता है वो उनको रेयरली मिलता है। तो क्या करते हैं वो, स्वाम्स कैसे फॉर्म करते हैं। देखो स्वाम्स बोलते हैं झुंड को, जैसे डॉल्फिन का क्या होता है, स्कूल होता है ना, और बीज का भी स्वाम होता है। तो जैसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं इनके लिए स्वाम वर्ड यूज़ किया जाता है, जो इनका ग्रुप होता है, झुंड होता है। तो फॉर्म कैसे करते हैं, इंडिविजुअली और स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप्स के अंदर जो लोकस्ट होते हैं इतने डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रुप में लार्ज करते हैं, ग्रुप ग्रो करते हैं ना पॉपुलेशन के अंदर, इनका बिहेवियर चेंज होता है और ये ट्रांसफॉर्म करते हैं सॉलिटरी फेज से ग्रिगेरियस फेज। सॉलिटरी फेज का मतलब होता है सॉलिट्यूड, इंडिविजुअल से लेके, ग्रिगेरियस मतलब, ग्रेग वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, टुगेदरनेस। ठीक है, तो सॉलिटरी सिंगल इंडिविजुअल फेज से ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े ग्रुप के अंदर चल जाते हैं।
फिर इनके स्वाम बन जाते हैं, फिर इनके झुंड बन जाते हैं। इसको हिंदी में हम लोग टिड्डा फौज बोलते हैं। एक सिंगल स्वाम जो होता है वो 40 से 80 मिलियन अडल्ट होते हैं उसके अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और वो ट्रैवल करते हैं 150 किलोमीटर एक दिन में। देखो एक जो झुंड होता है ना सिंगल स्वाम, एक सिंगल झुंड 40 से 80 मिलियन उसमें अडल्ट होते हैं, और उसका एरिया वो तकरीबन 1 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं एरिया। 150 किलोमीटर एक दिन में ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लोग नहीं कीड़े। लार्ज स्केल ब्रीडिंग हैपन जब होती है, कब होती है, जब कंडीशंस होती हैं ना बहुत फेवरेबल होती हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर। ठीक है, जो अच्छी रेंज हुई होती है ना को कई बार क्या करती है कि इतना ग्रीन वेजिटेशन डेवलप कर देती है जो कि उनके अंडे ले करने के लिए, उनके अंडों को देने के लिए और अंडों को सेने के लिए बहुत इनफ होता है। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत हल्की बहुत जो रेन होती है ना वो भी काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाती है। अगर इनको अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए ना तो एक जो छोटा सा स्वाम होता है ना वो अपने 20 गुना पॉपुलेशन के साइज़ का इंक्रीज़ हो सकता है पहली ही जनरेशन के अंदर। 90 डेज़ का इनका पीरियड होता है, 90 डेज़ की इनकी लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होते हैं एक्सपोनेंशियली, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हो ना, 2 की पावर 2 4 होता है, फिर 4 की पावर 2 16 होता है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, इस तरह से एक्सपोनेंशियली बोलते हैं इसको। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण इनका सडन और अर्ली ग्रोथ हुआ है इस साल के अंदर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो लोकस्ट होने यूजुअली ब्रीड करते हैं ड्राई एरियाज़ के अंदर, जैसे इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, अलॉन्ग द ईस्टर्न साइड कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जब आप मैप देखोगे ना तो इस रीजन के अंदर, यहाँ पर ये जो हमारा मिडल ईस्ट का रीजन है इसके पास यहाँ पर ना एक हॉर्न साइज़ का शेप बना हुआ है लैंड का, उसको अफ्रीकन हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो वहाँ पर ये कंट्रीज़ हैं, इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, ये सब हैं। तो और जो बाकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं वो एशियन रीजन्स होते हैं, जैसे यमन हो गया, ओमान हो गया, सदर्न ईरान हो गया, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा हो गया, ये सारे रीजन, यहाँ पर भी इनकी ब्रीडिंग बहुत ईजिली हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सेमी एरिड डेजर्ट रीजन्स होते हैं। मोस्टली जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अनयूजुअली जो रेनफॉल होती है वो मार्च और अप्रैल में अच्छे से होती है, और जिसके कारण बहुत लार्ज स्केल ब्रीडिंग होती है। तो ये जो लोकस्ट होते हैं ये स्टार्ट करते हैं राजस्थान में आना स्टार्ट हुए थे फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल। देखो फोर्टनाइट वर्ड का मतलब होता है 15 दिन की बात की जाती है, अप्रैल के पहले फोर्टनाइट के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट 2 वीक्स थे ना अप्रैल के, उसी टाइम पर इनका राजस्थान में आना स्टार्ट हो गया था, जो कि विच वॉज मच अहेड ऑफ नॉर्मली जुलाई एंड अक्टूबर। नॉर्मली जुलाई से लेकर अक्टूबर के पीरियड में आते हैं, लेकिन ये मार्च एंड अप्रैल में कुछ अच्छी बारिश हुई थी ना इस बार, बेमौसम बारिश हुई थी वैसे तो उसके कारण ही थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स मेकुनु और लुबान, ये भी आए थे ओमान और यमन के अंदर रेस्पेक्टिवली। ओमान में आया था मेकुनु और यमन में आया था लुबान। अब देखो ये प्रीलिम्स क्वेश्चन बन गया ना, यहीं पे नाम आ चुका है, प्रीलिम्स में यहीं के घुमा फिरा के पूछ लेंगे। हैवी रेन्स जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं इनके इनहेबिटेड डेजर्ट ट्रैक्ट्स को लार्ज लेक में, जहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। समझ गए ना, हैवी रेन्स जब होती हैं तो इनका जो अनइनहेबिटेड रीजन होता है उसी को फेवरेबल कर देती है कि वहाँ पर ये ब्रीड करना स्टार्ट कर दें। अपार्ट फ्रॉम द सर्च फॉर फूड, यानी कि सिर्फ खाने की खोज के अलावा इनकी जो मूवमेंट होती है वो वेस्टर्ली विंड्स से भी होती है। वेस्टर्ली विंड्स आप समझते होंगे ना, ये जो मेडिटेरेनियन रीजन में जो विंड्स निकलती हैं इसके कारण इंडिया के अंदर जो विंटर में जो रेन होती है उसको बोलते हैं वेस्टर्ली विंड्स। ये मेडिटेरेनियन रीजन से निकलती हैं और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है। फर्दर स्ट्रेंथन बाय द लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड बाय साइक्लोन एम्फान। अब एम्फान के कारण जो बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली उनको सब पता होगा साइक्लोन में लो प्रेशर एरिया क्या मतलब होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हो पढ़ के आओ, उनको तब समझ में आएगी ये चीज़, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबा टॉपिक है, इतना वीडियो का लेंथ नहीं होता, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है साइक्लोन के टाइम पे। लोकस्ट होते हैं, दे आर नोन टू बी पैसिव फ्लायर्स और जनरली फॉलो करते हैं विंड को, बट दे नॉट टेक ऑफ इन वेरी स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशंस। ठीक है, इनको हल्की मध्यम हवा चाहिए होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के अंदर ये उड़ना पसंद नहीं करते। तो इनके बारे में हम वरी क्यों करें, ऐसी क्या चिंता वाली बात है, कीड़े ही तो हैं। नहीं, वरी करने की बात ये है कि जब ये स्टार्ट करते हैं ना ब्रीड करना तो एक सिंगल ग्रेगेरियस फीमेल जो है ना वो 60 से 80 अंडे देती है, यानी कि उसकी जो एवरेज लाइफ साइकिल है ना 90 डेज की, उसका भी 3 टाइम्स होता है। फिर वो 3 बार, यानी कि 90 डेज़ के साइकिल के अंदर वो 3 बार 60 से 80, यानी कि सपोज करते हैं 90 डे के साइकिल में उसने 60 के 3 बार अंडे दी तो 180 को बर्थ देती है। और उनकी जो ब्रीडिंग है वो को टर्मिनस है विद द दैट ऑफ द खरीफ क्रॉप। को टर्मिनस का मतलब होता है जो खरीफ क्रॉप का सीज़न होता है ना उसी के पैरेलल चलता है। को टर्मिनस मतलब एग्जिस्ट करना साथ में, यानी कि बराबर दायरे में होना। तो उससे एक सिचुएशन होती है जो कि जैसे कि मेज़ हो गया, सोरगम हो गया, वीट फार्मर हो गए केनिया, इथोपिया, सोमालिया के, उन सब ने कुछ जो भी कुछ सिचुएशन एक्सपीरियंस की थी। सोरगम बोलते हैं ज्वार को, जो लोग कभी गांव वगैरह में रहे हैं उनको पता होगा ज्वार क्या होता है। जनरली ये एनिमल्स कंज्यूम करने की ज़्यादा काम आती है।
ओरिजिन हुआ था लोकस्ट कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किए हैं अब तक के जो लोकस्ट आउटब्रेक्स वो देखो 1812, 21, 43, 44, 63, 69, 78, 89, 92, 96, 97 इन सारी ईयर्स के अंदर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा लोकस्ट का अटैक फेस किया था। तो मैंने कहा नहीं, हज़ारों सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन इनका निकाल नहीं पाए। उसका भी रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ दिस मेजर्स सोचो सिस्टमेटिकली, पहला जो मेजर है इनको कंट्रोल करने का वो है कि इनके ऊपर डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, कि ये इनकी एग्जिस्टेंस क्या है, इनकी मूवमेंट क्या है, इनकी ब्रीडिंग क्या है, इनकी ये जियो लोकेशंस वगैरह जो होती है सारी की सारी मूवमेंट किस नेचर के टेम्परेचर, इसमें डेटा हमारे पास कम अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जो कॉलोनियल सिस्टम था ना, उन्होंने एम्प्लॉय किए थे इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ लोकल रिलायंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन इन कलेक्टिंग डेटा। तो ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को ही क्रॉस करते हैं, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट इनका होता है। इट ट्रस्टेड ऑन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड टेक्निक्स बिटवीन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एज वेल एज विद अदर कंट्रीज सिमिलरली रेवेज्ड बाय द पेस्टिलेंस। देखो, पेस्टिलेंस का मतलब होता है घातक महामारी का रोग, ठीक है। रेवेज का मतलब होता है उजड़ जाना। ये दो वर्ड के कारण पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग बनना डिफिकल्ट है, अदरवाइज सब ईजी है। जेनेसिस ऑफ LW, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, और LW क्या होता है? LW होता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 1927 और 29 को जो आउटब्रेक हुआ था ना, जिसने सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट से इंडिया के उन सबको उजाड़ के रख दिया था, तब एक ऐसी नीड की ज़रूरत हुई कि कुछ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी लोकस्ट के बारे में और उसको कंट्रोल करेगी। तब हमारा फॉर्मेशन होता है स्टैंडिंग लोकस्ट कमेटी का 1929 के अंदर और सेंट्रल लोकस्ट ब्यूरो का 1930 में। इसके कारण कल्मिनेटेड का मतलब होता है, फिर इसका नतीजा होता है कि आज की डेट में 1939 के बाद आज की डेट में हमारे पास लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल चीज़ नहीं है ये, समझना इसको थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है और मेंस में कहीं ना कहीं कोने में लिख सकते हैं उसको आप, इंट्रोडक्शन में या फिर बीच में कहीं। अब इनको किल करने का या फिर इनसे छुटकारा पाने का क्या मेथड है? हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस लोकस्ट करंटली, और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो इंसेक्टिसाइड। देखो, CIDE वर्ड का मतलब होता है किल। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करना, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को किल करना, वीडीसाइड मतलब वीड को किल करना, वॉल्पिसाइड मतलब ये फॉक्स को किल करना। तो इस तरीके से होता है। ये स्प्रे करते हैं लैंड से भी और एरियल व्हीकल से, ड्रोन से भी या फिर एरोप्लेन से भी स्प्रे करते हैं। एरोप्लेन से तब स्प्रे करते हैं जब हमको दिखता है कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, उड़ते हुए ऊपर स्प्रे नहीं करते। तो होल स्वाम, पूरा का पूरा झुंड को टारगेट किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये जो स्वाम्स होते हैं ना टिड्डों के, ये डर जाते हैं और आर बीइंग स्केर्ड अवे बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन पन्ना यूजिंग पुलिस सायरन। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर उन्होंने पुलिस सायरन का यूज़ किया था, आवाज़ करके इनको भगाने की कोशिश की थी। बुधनी और नरसुल्लागंज है एरिया मध्य प्रदेश के ही सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने क्या किया थे, बर्तनों को बजाकर और इनको दूर भगाने की कोशिश की थी। अच्छा, मैंने एक पर्सनली एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज़। देर इज़ पर्टिकुलर चैंटिंग रिलेटेड टू दिस, या सम तांत्रिक पीपल दे डू कम। मेरे जहाँ मामा के गाँव है उस तरफ में मैंने अपनी आंखों से देखा था बचपन के अंदर, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो उस तांत्रिक पीपल दे डू कम, दे डू सम चैंटिंग एंड वो कुछ तो करते हैं, मतलब इसमें सुपरस्टिशियस हो सकता है बट मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं विश्वास कर पा रहा हूँ। वो कुछ चैंटिंग करते हैं, दे जस्ट गो अवे, वो वहाँ से उड़ जाते हैं, कभी नहीं आते फिर वहाँ पे उस एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर। आई डोंट नो ये चीज़ की क्या मेथड है, क्या ये सच्चाई है भी या नहीं है, मेरा आंखों को धोखा तो नहीं था। फिर वो देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रेजेंट एट दैट प्लेस, 2-3 तांत्रिक्स आर कॉल्ड एंड देन दे हेल्प पीपल गेट रिड ऑफ दिस। उस पूरे गाँव के एरिया से इन्होंने उस चैंटिंग की थी कुछ देर की, 10-15 मिनट की, एंड देन बस अपने आप कुछ नहीं किया उसके अलावा, बैठ के किया था चैंटिंग, फिर वो चले गए थे। आई डोंट नो था भी क्या वो। फिर नॉन केमिकल मेजर्स क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेस किया है डिसअपॉइंटमेंट ओवर द फैक्ट कि देखो, एरियल स्प्रे करना जो पेस्टिसाइड्स का होता है ना, उससे क्या होता है, नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके ऊपर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करोगे ना, तो कुछ ऐसे बर्ड्स वगैरह होते हैं और दूसरे इंसेक्ट होते हैं जो डेड इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, तो वो उनको खाएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है, फिर उनको खाने वाले उनकी डेथ हो सकती है। तो किलिंग देम विद पॉइजनस थिंग्स हेल्प्स नहीं, बेसिकली डिटेरियोरेट करता है पूरे के पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ने ये रिकमेंड किया है कि आप नॉन केमिकल मेजर्स को कंसिडर कीजिए। अब नॉन केमिकल मेजर जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके ब्रीडिंग ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दो, जो ताकि जो उनका जो लार्वा होना है वो फ्लाई करने से पहले ख़त्म हो जाए। ऑयल टेयर स्क्रीन का यूज़ करो लोकोस्ट को, जो जिसको कि हम साइपर स्क्रीन भी बोलते हैं। नेट सिस्टम और धोतार मेथड। धोतार मेथड देखो क्या होता है ना, नेट सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हो आप, ये एक बैग लेते हो, उसको एक जो नेट सा होता है हाथ के अंदर, उसको हवा में ऐसे झुलाते हो, उसमें जाले के अंदर वो बैग सा होता है लकड़ी से बांध के, और जितने भी उड़ रहे होते हैं वो सारे के सारे उसमें बंद हो जाते हैं। फिर आप उनको पैक वैक करके जैसे भी मारते हो, जो भी करते हो,
धोतार मेथड क्या होता है कि ब्लैंकेट डाल देते, जहाँ पर एक जगह बैठे होते हैं ना सारे के सारे, उनके ऊपर आप ब्लैंकेट डाल देते, उसको धोतार मेथड बोलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल बेड मेथड्स हैं, अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं, लेकिन ये नॉन केमिकल मेजर्स हैं, तो ये काफ़ी रिकमेंडेड होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक डिवाइस की जाए, जिसमें हम लोग जो फैलो लैंड्स है ना, वहाँ पर जहाँ पर लोकस्ट रेस्ट कर रहे हैं उसको हम प्लॉ करेंगे, और वहाँ जो एस्केपिंग इंसेक्ट होंगे वो सारे के सारे बर्ड का टारगेट हो जाएंगे। देखो ये कहना ही चाह रहा है, जिस फील्ड के ऊपर क्रॉप नहीं होती है ना, ये वहाँ पर रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको आप प्लॉइंग कर दो, ट्रैक्टर से आप उसकी प्लॉइंग कर दो, ठीक है, बड़े से लैंड के ऊपर जहाँ आए हो। प्लॉइंग करने में मोस्टली तो अर्थ के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, फिर बाद में वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और जो उड़ भी जाएंगे ना, जब ट्रैक्टर चलता है ना, ये तो खेतों में आप लोगों ने देखा होगा, उसके आसपास बर्ड आने लग जाते हैं, बर्ड को लगता है कि ट्रैक्टर वाला बीज डाल रहा है, और बर्ड उन जो होते हैं उन सीड्स को निकालने की कोशिश करते हैं। द मोमेंट ये फ्लाई करेंगे, बर्ड्स उनको कंज्यूम कर लेते हैं मोस्टली को। तो ये भी एक वन ऑफ द मेथड्स है, नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन और ए क्विक सॉल्यूशन, बट इट्स लिटिल कॉस्टली, बट इट इज़ वन ऑफ द मेथड। फिर नेचुरल प्रेडेटर्स तो होते ही हैं, वेस्प हो गए, कीड़े मकोड़े होते हैं, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल होते हैं, तो इनको खाई जाते हैं। तो एम्फोसिस होता है इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेटर एफर्ट्स ऑफ अ स्टेट। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम लोग वाद विवाद करके, डिस्कशन करके, नॉलेज शेयर करके, डेटा शेयर करके करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रिजल्ट हमको मिलेगा। कंक्लूजन की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं टेम्परेरी रिलीफ देते हैं इस इन्फेस्टेशन को। इन्फेस्टेशन मतलब मैंने बताया था जीवों का जो संक्रमण होता है, लेकिन उसके कारण एंडेंजर होते हैं वो सारे बर्ड्स जो इनको कंज्यूम करते हैं, जो इनके नेचुरल प्रेडेटर होते हैं लोकस्ट के। The way ahead lies in state-supported protection of birds. This should include conscious effort to bring back species like the house sparrows that have been disappearing rapidly. House sparrow भी जो disappear हो रही है कहीं ना कहीं, वो भी बहुत हेल्पफुल है, उसको भी वापस लेके आने की बात है। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकस्ट, प्रीलिम्स के क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बहुत सारे टाइप के होते हैं, 18 से 20 टाइप के होते हैं। आपको मेजरली इंडिया का ये डेजर्ट लोकस्ट जानना है और बॉम्बे लोकस्ट के बारे में जान लेना। डिफरेंस क्या होता है सॉलिटरी और ग्रेगरियस नेचर ऑफ लोकस्ट में? सॉलिटरी जो होता है वो इंडिविजुअल और बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है, तो वो डेंजरस नहीं होता है। जब ग्रेगरियस होता है तो उसमें बहुत सारे होते हैं, 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के अंदर 40 से 80 मिलियन के आसपास जो मेल अडल्ट होते हैं वो होते हैं। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, ओरिजिनेट करता है मेडिटेरियन रीजन के अंदर, और बहुत ही सडन विंटर रेन लेके आता है इंडिया के अंदर। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? देखो ये ना एक इरेगुलर ऑसिलेशन होती है सी सरफेस के टेम्परेचर की, जिसके कारण जो वेस्टर्न इंडियन ओशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ ओशन से। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी गो ऑन टू व्हाट इज एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट। ये कोविड-19 के टेस्ट के रिगार्डिंग है। तो इसमें हो क्या रहा है, आईसीएमआर आपको पता होना चाहिए, 1911 में फॉर्म हुआ था, दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और ये कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च सेंटर्स है मेडिकल के केस में। इन्होंने एडवाइस किया स्टेट्स को, राज्यों को उन्होंने सलाह दी है कि भैया आप सीरो सर्वेस कीजिए, ताकि हम लोग कोरोना वायरस का जो एक्सपोजर है ना पॉपुलेशन में, उसको मेजर कर सकें। और आप ये सर्वे कीजिए IG के एलिसा टेस्ट के साथ, IgG के एलिसा टेस्ट के साथ। हम लोग जानते हैं क्या, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द काउंसिल, जो कोरोना वायरस का एक्सपोजर है जनरल पॉपुलेशन के अंदर एज वेल एज हाई रिस्क पॉपुलेशन, ये मेजर किया जा सकता है, और इसका जो आउटकम होगा उससे क्या हेल्प करेंगे हम लोग, क्या हेल्प मिलेगी, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर कोर्स क्या रहेगा हमारा, भविष्य में हमें इसको कैसे टैकल करना है, इसकी स्प्रेड को बिल्कुल ख़त्म कैसे करना है। कहीं ना कहीं वैक्सीन में भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल सकती है हमको इससे। तो फिर ये एलिसा बेस्ड टेस्ट होता क्या है? देखो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एस्से होता है एलिसा। ये टेस्ट जो होता है ना, इसके अंदर डिटेक्शन करते हैं हम लोग एंटीबॉडीज़ की, जो प्रोड्यूस करती है बॉडी इसके एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, या फिर जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। एलिसा टेस्ट होता कैसे? ये ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड बेस्ड होता है, जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी से होता है। इस टेस्ट के अंदर हम आपका ब्लड जो होता है वो ड्रॉ किया जाता है, उस सैंपल को फिर एक स्मॉल वेल जो कि एलिसा प्लेट का होता है उसमें प्लेस करते हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं कोटेड होती है एंटीजन से, और इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है वायरस की। ये जो ब्लड होता है ना, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं तो वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, और एक सबस्ट्रेट सॉल्यूशन होगा वो ऐड हो जाएगा वेल के अंदर। रिएक्शन जो यूजुअली एक कलर चेंज प्रोड्यूस करता है, और फिर डिटेक्ट होती है एंटीबॉडीज़। IgG क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन जी एक एंटीबॉडी होती है, बॉडी प्रोड्यूस करती है इम्यूनोग्लोबिन, कहाँ चला गया, हाँ, बॉडी प्रोड्यूस करती है इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडीज़, जो फाइट करते हैं पैथोजन के अगेंस्ट। IgM जो होता है ये एंटीबॉडीज़ होती है जो प्रोड्यूस की जाती है 4 से 7 डेज़ में, जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ध्यान रहे 4 to 7 डेज़ जो होता है वो IgM का होता है। IgG की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं 10 से 14 दिन के अंदर, जब पैथोजन की अपीयरेंस होती है। अगर IgG की एंटीबॉडी अगर डिटेक्ट होती है तो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो पर्सन है उसको SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस है।
तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट जो है उससे डिफरेंट कैसे है? रैपिड वाला था ना RT-PCR टेस्ट, मैंने पिछले कुछ न्यूज़ में कवर भी किया हुआ है। एलिसा एक फॉर्म ऑफ रैपिड टेस्ट होता है। हाउएवर जो अदर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स होती हैं वो पॉइंट ऑफ केयर से होती हैं और एक फिंगर प्रिक मेथड करती हैं ब्लड को ड्रॉ करने के लिए। दे टेक मच लेसर टाइम कम लेती हैं और उनको लेबोरेटरी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन एलिसा बेस्ड टेस्ट जो होते हैं और पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो होते हैं इनको कंफर्म करने के लिए कोविड-19 का इन्फेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए होता है। ध्यान रहे, RT-PCR टेस्ट कंफर्मेशन के लिए होता है, लेकिन एलिसा वाला जो होता है सर्वेलेंस के लिए होता है। अब इसके बाद एलिसा वाले में जो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है उनको फिर RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR जो टेस्ट होता है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कंफर्म करने के लिए कि आपको SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है या नहीं है। RT-PCR टाइम कंज्यूमिंग है, लैब बेस्ड है और उसमें कलेक्शन करते हैं थ्रोट और नेजल स्वैब का, जो कि ब्लड टेस्ट नहीं है। एलिसा ब्लड टेस्ट है, RT-PCR ब्लड टेस्ट नहीं है। एलिसा वाला जल्दी हो जाता है, सर्वेलेंस के ज़्यादा काम आता है। RT-PCR थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और लैब के अंदर भी करना पड़ता है। एलिसा वाले में लैब में नहीं जाना पड़ता। आई थिंक समझ में आ गया होगा। RT-PCR समझा दिया, एलिसा समझा दिया, एंटीजन एंटीबॉडी हो गया, IgG और IgM टाइम के पीरियड का डिफरेंस होता है, हो गया। ICMR बिल्कुल टॉप पे समझा दिया था, हो गया। केरला की गवर्नमेंट ने इशू किया है डेटा सिक्योरिटी गाइडलाइंस, इसके बारे में जान लेते हैं। केरला की गवर्नमेंट ने ना एक कंपनी को हायर किया था जिसका नाम है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर ने रिसेंटली आई थिंक उसमें इन्वेस्ट भी किया है रिलायंस जियो के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इज़ द सेम कंपनी। आफ्टर जब फेसबुक ने 9% उसके शेयर्स लिए थे, तो केरला की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को हायर किया है कि भैया आप हमारा डेटा कलेक्ट करो कोविड-19 के पेशेंट्स का, इसको मैनेज करो, अरेंज करो और उससे हम लोग को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। देखो, डेटा पहले होता है रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसको जब आप मॉडिफाई करते हो ना, यूज़फुल बनाते हो तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो केरला ने सोचा कि हम लोग एक कंपनी हायर करते हैं, उनको डेटा देंगे, वो लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उससे हम लोगों की इस डिज़ास्टर को मैनेज करने की एबिलिटी जो है थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी आ गई। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या थी? गवर्नमेंट ने सिंस ये एक यूएस की बेस्ड एनालिटिकल फर्म है, ठीक है, तो ऑपोजिशन जो था उन्होंने कहा कि भैया आप तो एक यूएस की कंपनी को हायर कर रहे हो जो कि हार्वेस्ट कर रही है और मोनेटाइज कर रही है मेडिकल इन्फॉर्मेशन स्टेट की पॉपुलेशन की, ये बात थी। तो इन्होंने क्या की, गाइडलाइंस क्या दी थी केरला गवर्नमेंट ने स्प्रिंकलर के डेटा के रिगार्डिंग? कंसेंट होगा कि कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा अगर ब्रीच होता है तो उसका एक्सप्लिसिट कंसेंट जो होगा वो डेटा प्रिंसिपल से ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है भैया। एनोनिमिटी, ऑफिशियल्स ये इंश्योर करेंगे जो डेटा कलेक्ट होगा और कोलेट होगा केरला की कोविड-19 कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ के कारण, वो एनोमलाइज होगा। एनोमलाइज मतलब आपकी यूनिक आइडेंटिटी उसमें नहीं जाएगी, आपका नाम पता नहीं जाएगा, उसको एनोनमस डेटा बना देंगे, अननोन डेटा बना देंगे और फिर उसको कंपनी प्रोसेस करेगी। एक्सेस टू थर्ड पार्टी, हर एक सिटीजन जो ये डेटा प्रोवाइड करेगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया आपका जो डेटा है वो सिर्फ हॉस्पिटल के पास नहीं रहेगा, एक थर्ड पार्टी के पास जाएगा ताकि उस समय एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट में उन्होंने मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को रखा है फॉर्म्स के अंदर, और प्रिवेसी पॉलिसी के लिए भी उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया कि ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक डिज़ास्टर के मैनेजमेंट की कोई एक एक्सप्लोरेशन के लिए कर रहे हैं, ताकि स्टेट के अंदर हम लोग कहाँ से हमारा डेटा फैल रहा है, किस टाइप की ह्यूमन बॉडीज़ को ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, किस किस एरिया में ज़्यादा फैला हुआ था, वो सब के कारण हम लोग करें। तो इसका फॉर्मेट इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। प्रिवेसी पॉलिसी के कारण भी वो लोग एग्रीमेंट लेते हैं जिन लोगों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। डेटा का स्टोरेज एक एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसको अप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो डेटा कलेक्टेड है वो इफ डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डेटा प्रिंसिपल इनवॉलंटरली यूजिंग एन ऑटोमेटेड डिवाइस लाइक जीपीएस और ब्लूटूथ, अगर जीपीएस और ब्लूटूथ से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इट विल बी डन प्रायर एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, यानी कि उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, उनसे एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि आपका डेटा इस तरीके से लिया जा रहा है कि आप एग्री करते हो नहीं करते हो। सिक्योरिटी का ऑडिट, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी होस्ट करेगा एसटीसी होता है स्टेट डेटा सेंटर, ये सब्जेक्ट होगा सिक्योरिटी ऑडिट के बिफोर होस्टिंग इट, यानी कि ये जो कंपनी डेटा कलेक्ट करेगी उसको स्टेट डेटा सेंटर जो है वो ऑडिट करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ऑडिटिंग होनी ज़रूरी होती है। 3 रीज़न क्या है ऐसी गाइडलाइंस को लाने के लिए? तो केरला के हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था अपना कंसर्न कि भैया जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इस इन्फॉर्मेशन की वो आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसके प्रति बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था आप डेटा को एनोनमाइज कर दीजिए, जो लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी है ना उसको मत शेयर कीजिए, एनोनमस डेटा रखो, पेशेंट 1 पेशेंट 2 ऐसे कर सकते हो बेशक से, पर्टिकुलर नेम मत मेंशन करो और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस ये मत करो, और तो उसके बाद आप यूएस कंपनी स्प्रिंकलर को ही देना। कोर्ट ने बोला था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना उनसे भी बात करके क्या उनके पास स्प्रिंकलर जैसी कोई और टेक्नोलॉजी है, कोई और जो जिसके कारण हम उसको कंट्री के दूसरी किसी यूएस फर्म को देने की बजाय क्या इंडिया में ही कर सकते हैं क्या, या फिर
उन्होंने वो क्या देखते हैं कि ये स्टेट डेटा सेंटर इस चीज़ को कर सकता है नहीं कर सकता, तो यही कंट्रोवर्सी थी, यही स्प्रिंकलर कंपनी की न्यूज़ थी। दैट्स इट। इसके बाद लास्ट हमारी न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये टॉपिक मैंने रिसेंटली विजन की मंथली कंपाइलेशन में कवर किया हुआ। देखो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है वो ये बोल रही है कि होम मिनिस्ट्री ने पिछले 68 डेज़ के अंदर कोविड-19 को लेकर एवरी सिंगल डे 1.3 ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। ये एवरेज डेटा है, यानी कि एक दिन के अंदर 1.3 ऑर्डर्स का अगर हमको निकालना है कि टोटल कितने ऑर्डर गए थे, तो 1.3 इंटू 68, तो यानी कि तकरीबन 90 प्लस कुछ ऑर्डर्स आएंगे। 68 डेज़ में 90 प्लस कुछ ऑर्डर गए थे, यानी कि पर डे 1.3 समथिंग ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे लॉकडाउन को लेकर और होम मिनिस्ट्री ने किया था। तो ये जो सारे ऑर्डर थे ना, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2005 के अंडर दिए गए थे, जो कि सुनामी जब आई थी 2004 के अंदर, उसके बाद एक लेजिस्लेशन पास हुआ था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एक्चुअल में एनफोर्स तो किया गया था 2006 के अंदर ही, लेकिन 2005 में इसकी बात स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो रेलेवेंस क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पैंडेमिक के दौरान? ये पहला इंडिया का बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है जिसको डीएम एक्ट हैंडल कर रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हम लोगों ने पहली बार इन्वोक किया है, इससे पहले हम लोगों ने इसको अभी तक इन्वोक किया ही नहीं था। और जो करंट लॉकडाउन है ये भी इसी एक्ट के अंदर इम्पोज किया गया है। इसी एक्ट के अंदर जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं ना, वो अपने अपने रूल्स बनाती हैं बेस्ड ऑन ब्रॉड गाइडलाइंस जो कि मिनिस्ट्री इशू करती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो लीगल बेसिस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसमें है कि एंट्री 23 जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, और एंट्री 29 कंकरेंट लिस्ट की वो है प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजेज और पेस्ट अफेक्टिंग मैन एनिमल और प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्पेसिफिक लॉ मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना ये आपको पता होना कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में कौन सी एंट्री है, 2। नोटिफाइड डिजास्टर की बात करते हैं, देखो इंडिया के अंदर 31 टाइप के डिजास्टर्स बताए गए हैं। ये 35 टाइप के होते हैं और टोटल 5 सब कैटेगरीज में होते हैं, मेजर सब कैटेगरी, जैसे वाटर डिजास्टर हो गया, जो जियोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया और एपिडेमिक हो गया। तो नोटिफाइड डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि ये एक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी मैंशनड है और इसमें स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग की हेल्प भी ले सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, एज अ क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन और पैंडेमिक सिचुएशन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जनवरी 2006 के अंदर ये इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, ये जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट ये है कि मैनेज करना डिजास्टर को, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन मतलब उस डिजास्टर की गंभीरता को कम करना, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि कितना फंडिंग चाहिए होगा, कैसे कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, कहाँ कहाँ रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करनी है, ये सारा का सारा कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है। एक्ट प्रोवाइड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देर विद टू इंसिडेंटल देर टू। ये लाइन बहुत खूबसूरत है, इसको नोट डाउन कर लो। ऐसी जो ऑफिशियल लाइन्स होती है ना, इनके नोट्स बनाया करो। हर चीज़ के नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं होते, बाकी चीज़ें तो क्या रिपीट होती रहती हैं विद टाइम। ये जो ऑफिशियल लाइन्स होती हैं इनके नोट्स बना लिया करो, ये याद नहीं हो पाएगी अदरवाइज। डीएम एक्ट के बाद ही हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी, 2005 के अंदर दिसंबर में बनी थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें 9 मेंबर्स और होते हैं और उन 9 मेंबर्स में से एक इंसान होता है, एक और जो ऑफिसर होता है वो इसका वाइस चेयरपर्सन होता है। इस एक्ट के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंजॉइन किया है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी NEC, जो असिस्ट करती है नेशनल अथॉरिटी को। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनको भी ये एक मैंडेट है। मैंडेट मतलब एक ऑर्डर जो कि एक पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है, एनफोर्स करना पड़ता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंट्रल लेवल के ऊपर NDMA हो गया, स्टेट लेवल के ऊपर SDMA हो गया। सेंटर को क्या पावर दी जाती है? देखो, पावर बेस्टाउड बाय डीएम एक्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NDMA आर एक्सटेंसिव, काफ़ी एक्सटेंसिव पावर मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और कोई लॉ एनफोर्स में होता है ना तो उसको ओवरराइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और इशू कर सकते हैं ऐसी डायरेक्शन किसी भी अथॉरिटी को इंडिया में कहीं पर भी जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को असिस्ट करने में हेल्प करें। इंपॉर्टेंटली, कोई भी ऐसी डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है NDMA की और NDMA इशू करती है, वो नेसेसरली फॉलो करनी होती है यूनियन मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नेसेसरली फॉलो करनी पड़ती है, ध्यान रहे कोई भी डायरेक्शन। और इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दीज प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर्स NDMA के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के अंदर। वो ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेफ्ट बिहाइंड द डिसीजंस मेड। हेफ्ट का मतलब होता है दे आर बीइंग कैरिड बिहाइंड द डिसीजंस दैट आर मेड। कोई भी एडिक्वेट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशंस आर बीइंग कैरिड बिहाइंड द, कोई भी डिसीजन उन्होंने बनाया उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए, कानून के विधीन रह के ही बना सकते हैं वो। और जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो होते हैं उसके अंदर है कि उसके बियॉन्ड जाके प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन नहीं ले सकते। ये उनकी पावर कहाँ पर होती है? NDMA के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के अंदर।
प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के अंदर डीएम एक्ट हो गया, बॉडीज एस्टैब्लिश अंडर एक्ट हो गया, एनडीएमए एसडीएमए हो गया, कंपोजिशन एनडीएमए का प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लस 9 मेंबर्स होते हैं, एक उसमें से वाइस पर्सन होता है, वाइस चेयरमैन होता है। पावर स्टेट की सेंटर की क्या होती है ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिया। नोटिफाइड डिजास्टर कर लिया। फंक्शन ऑफ एनडीआरएफ, देखो एनडीआरएफ का काम होता है कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्स टू द मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर। किसी भी टाइप का डिजास्टर होगा तो एनडीएमए इज द फर्स्ट अथॉरिटी जो उसको जाके उसके ऊपर प्रति गाइडलाइंस इशू करती है। एनडीपी की गाइडलाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर पहले भी, और ये दे हेल्प टू बिल्ड सेफ एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। प्रीलिम्स वाले एज इफेक्ट से हम लोग जो नए लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देते हैं कि ये मंथली कंपाइलेशन की एक वीडियो आएगी इनकी सबकी पॉसिबली आज ही इनसाइट की जो मंथली कंपाइलेशन की पहली वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर रिवीजन। मई मंथ की है और विजन की तो चल ही रही है, विजन की भी जल्दी खत्म होने वाली है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।